अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू UNP उर्दू नावल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले हर बार की तरह दोहराया गया जुमला। अगर आप नावल खुद रीड करना चाहते हैं तो ऑप्शन से अपनी स्क्रीन को ब्रेक करें और फिर साइड बटन से वॉइस को म्यूट कर दें और ख़ुद इंजॉय करें, खुद रीड करें। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट कर दें, हर बार की तरह ये दोहराया गया जुमला ये भी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें, वीडियो को लाइक ठोक दें। ओके, हम इसको रीड आउट करेंगे। आई होप कि आपको नावल पसंद आ रहा हो। नावल तू मेरा सनम, इस कलम अरीबा अफजल, किस्त नंबर 2। वो मुकम्मल तैयार थी। इसके हुस्न को देखते रानी बाई हैरान थी। वो नाजुक कली किसी का भी दिल मोह सकती थी, मगर इसकी उदास आंखों ने जैसे माहौल को उदास कर दिया था। रानी बाई से बाहर आने का बोलती खुद बाहर चली गई। इसने एक नज़र अपने अक्स को आईने में देखा। आंखों में काजल मगर दुख की अमेजिश, लबों पर रेड लिपस्टिक मगर सिसकते होंठ, गालों पर लाली मगर आंसुओं की लकीरें छपाई गई थी। बालों में गजरे थे मगर खुशबू किसी चीज़ की भी इससे कोसों दूर थी। असियत का समुंदर इसके अंदर आबाद था। वो पाँव में पायल बांधे बाहर की जानिब गई। पायल की छन छन आवाज़ ने बाहर बैठे जाबर इंसान को सर उठाने पर मजबूर कर दिया। दिल पत्थर का हो गया। इसने फ़ौरन सर झुकाया था। वो आहिस्ता से बाहर आई। सामने का मंजर देख हैरानी से आंखें पटपटाई। सामने सिर्फ एक इंसान था जिसकी बदौलत वो यहाँ मौजूद थी। ऐसी जगह जहाँ कोई लड़की कभी ना आना चाहे, जिसे सोच कर भी रूह पर वार हो। वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई थी, मगर मर्ज़ी भी कहाँ इसकी थी। इसकी हर शय किसी की गुलाम थी। ज़मीन ने सर उठा लिया था, जैसे बाहर बारिश का मौसम बना आसमान पर बिजली सी चमकी और तेज़ धार जैसे रूही के दिल पर लगी हो। इसने हैरान चेहरे से सामने बैठे शख्स को देखा। वो मरना पसंद कर सकती थी, मगर इसके सामने ऐसी हालत में अपनी तौहीन हरगिज़ नहीं, कभी भी नहीं। आंसू का गोला हलक में अटक गया। आहिस्ता से जमील फासिक खान ने चेहरे पर मुस्कुराहट खींची। इसकी चमकती आंखें रूही को किसी भेड़िए की मानद लगी थी। बारिश जोर पकड़ चुकी थी, जबकि अंदर दो दिलों में तूफान था, सब कुछ बहा लेने वाला तूफान। रकस शुरू किया जाए। वो ढीठ बना सितम की आखिरी हद पर पांव रखता बोला। इसकी ज़ात के परखच्चे उड़ाते हुए भी इसके चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट थी। रूही ने रानी बाई की जानिब देखते नफ़ी में सर हिलाया। रानी बाई ने खान की जानिब देखा था। माहौल अचानक बदल गया था। इसके बस में नहीं था इस इंसान का सामना कर पाना जिससे भागकर वो यहाँ आई थी। रानी बाई की घूरियों पर इसने खुद को मजबूत किया था। हीरा, रक्स शुरू करो। रानी बाई की आवाज़ गूंजी तो एक पल को ज़मील को साकत कर गई। वो इस पर अटक गया था। जैसे इसे बुलाया गया था, हीरा, आह। टूटे दिल के टुकड़ों को समेट इसने रक्स शुरू किया था, जबकि ज़मील फासिक खान की नज़रें इसे हट ही नहीं रही थी। वो एक पल के लिए वही खो गया था। तुम अगर यूं ही नज़रें मिलाते रहे, महकशी मेरे दर से कहाँ जाएगी। तुम अगर यूं ही नज़रें मिलाते रहे, महकशी मेरे दर से कहाँ जाएगी। और ये सिलसिला मुस्तकिल हो तो फिर बेखुदी मेरे दर से कहाँ जाएगी। फ़िक्रों के साथ साथ इसका जिस्म बहुत अच्छे अंदाज में महफ रक्स था। वो वाकई इस पर नज़रें टिकाए बैठा था। हाथ में पकड़ा शीशे का गिलास और आंखों में आई सुर्खी ने ज़ोर पकड़ा था। वो तसव्वुर करके रह गया, अगर यूं ही आज वो सबके सामने इस तरह रक्स करती तो। सोचकर इसका दिमाग माउफ हो गया था। दांत पीसे वो ये तक भूल गया था कि वो जो आज यहाँ थी तो महज इसकी वजह से। अगर इसके अंदर लावा फट रहा था तो सामने रक्स करती नाजुक लड़की इसकी शक्ल तक न देखने की अंगारी थी। एक ज़माने के बाद आई है शामे गम। शामे गम मेरे दर से कहाँ जाएगी। मेरी किस्मत में है जो तुम्हारी कमी, वो कमी मेरे दर से कहाँ जाएगी। साज की ताल पर नाचते के कदम अब घूमने लगे थे, जो तूफ़ान की तरह तेज़ रफ्तार पकड़ चुके थे। वो घूमते हुए सामने बैठे बेहिस इंसान के कदमों में आ गिरी। रक्स रुक गया। तेज़ हवा के झोंके की भरमार ने भी सुलगती आंखों को ठंडा नहीं किया था। हीरा ने सर उठाकर सामने बैठे शख्स को देखा। छन्नाक की आवाज़ से गिलास टूटा, ज़मीन पर कई टुकड़े बिखेर गया, मगर खून की लकीरें
जमील के हाथों को भिगो गई थी। रानी भाई, जाने का इंतज़ाम करो। वो रानी भाई की जानिब खून शाम नज़रें उठाकर बोला तो रानी बाई ने जल्दी से हामी भरी और हीरा को उठाकर वहाँ से ले गई, जबकि वो पीछे जैसे हर चीज़ को आग लगाने को तैयार था। कहाँ जाना है रानी बाई? हीरा जल्दी से बोली थी। इसके जहन में अजीब सी चीज़ें चल रही थी। खतरे की घंटी बजती महसूस हुई थी। जमील फासिक खान के साथ जाना है तुझे, रानी बाई से एक सादा सा कपड़ों का जोड़ा थमाकर नॉर्मल अंदाज में बोली थी, जबकि इसकी बात सुन हीरा के कदम वहीं रुक गए। सर पर जैसे छत तान गिरी हो। वो इस इंसान के साथ जाएगी? कैसे? मैं नहीं जाऊंगी रानी बाई, वो अटकते हुए लहजे में बोली थी। इसकी आंखों से एक आंसू टूट कर ज़मीन पर बेमोल हो गया, जिसे इसने अपनी पाँव में पहनी जूती रखकर तौहीन ज़दा कर दिया था। क्या मतलब है तेरा? हाँ, क्यों नहीं जाएगी तू? अब सिर्फ तुम मेरा हुक्म मानेगी, समझी? पता कितने पैसे मिल रहे हैं तेरे? चल खामोशी से तैयार हो जा। अगर तू इसके साथ ना गई तो कल आने वाले मर्दों के साथ कमरे में चली जाना। खान फासिक के साथ जाएगी तो सिर्फ फासिक खान ही तेरे ऊपर हुकूमत करेगा, और अगर यहाँ रही तो हर मर्द तुझ पर हुकूमत करेगा। रानी बाई को पासा उल्टता होता महसूस हुआ तो फ़ौरन से मुंह से आग निकालती हीरा को जाने के लिए तैयार करने लगी। वो खामोशी से जाकर कपड़े तब्दील कर आई। वाइट फ्रॉक, चूड़ीदार पजामा पहने इसने वाइट दुपट्टा किया था। चेहरा धुलकर साफ हो गया, मगर इसका हुस्न कहीं से भी मानना पड़ा था। रानी बाई ने सुकून का सांस लिया कि चलो कम से कम वो मान गई। रानी बाई, भले ही लाखों लोग मेरे जिस्म पर हुकूमत करें, मगर इसे एक शख्स की नज़रें मुझे मेरे वजूद पर नहीं चाहिए। मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, वो अटल लहजे में बोली। इसकी नज़रों में जुनून देख रानी बाई ने लब भींचे। वो बाहर की जानिब चली गई थी, जहाँ ज़मीर फासिक इसका इंतज़ार बेसब्री से कर रहा था, मगर इसे रानी बाई के साथ ना पाकर इसने मुट्ठियाँ भींची थी। वो बोलती है वो दुनिया के हर मर्द के साथ जाने को तैयार है, मगर वो तेरे साथ नहीं जाएगी। रानी बाई ने इसकी वहशी लाल अंगारा होती नज़रों से कतराते हुए कहा था, जिस पर वो आंखें सख्ती से मींच गया था। रानी बाई, ये लास्ट वार्निंग है। किसी भी तरह 5 मिनट में इसे यहाँ मेरे सामने हाजिर कर मेरे साथ चलने को बोलो, वरना यहाँ मौजूद हर लड़की इसकी ज़िद की भेंट चढ़ेगी, और ये जमील फासिक खान का वादा है। वो गुर्राते हुए बोला कि रानी भाई को सांप सूंघ गया। वो जल्दी से अंदर गई थी। देख हीरा, तेरी वजह से वो सबको मार देगा। खान फासिक बहुत ख़तरनाक है, तू इसे नहीं जानती। हमारी ज़िंदगी क्यों खतरे में डालती है? चली जा इसके साथ। रानी बाई पहली बार इतनी हड़बड़ाहट का शिकार थी। हीरा तलक सा मुस्कुराई थी। रानी बाई, पुरानी आदत है इसकी। रानी बाई, जब कोई इसकी बात ना माने तो वो यूं ही जलील और रुस्वा करता है, और आप कहती हैं मैं इसे नहीं जानती। मैं चली जाती हूँ, मगर हाँ रानी बाई, आप जानना चाहती थी ना कि मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से क्यों आई? तो सुने, जमील फासिक खान की नफ़रत है वो वजह। वो ठहर ठहर कर बोली थी। इसके लफ्ज़ों में अलग ही तपिश थी। वो वहाँ से बाहर की जानिब चली गई। वो जानती थी अगला सफ़र इसके लिए बेहद कठिन होगा। इसे बाहर आता देख वो तंसिया मुस्कुराता आगे की जानिब चल पड़ा था, जबकि वो इसके पीछे पीछे एक बार फिर से चल पड़ी थी। वो सीधा आकर गाड़ी में बैठा था। हीरा चलती हुई आराम से बराबर वाली सीट पर बैठ गई, मगर इसके अंदर जो बेसमानियाँ चल रही थी वो चाह कर बयान नहीं कर सकती थी। इस वक्त वो दुनिया के मुश्किल तरीन मरहले में थी। गाड़ी स्टार्ट हुई और अपने सफ़र पर निकल गई, मगर वो तो जैसे कहीं थम ही गई थी। तो आखिर तुम एक बार फिर मेरी दस्तरस में हो। वो गाड़ी चलाते हुए गहरी नज़र हीरा के वजूद पर डालता नखावट से बोला कि हीरा का दिल 2 हिस्सों में जैसे कट गया था। क्यों आए थे यहाँ, और क्यों लेकर जा रहे हैं मुझे? हीरा सख्ती से बोली थी। इसे हरगिज़ बर्दाश्त ना था इस इंसान के साथ जाना। कीमत लगी है तुम्हारी, अब तुम भी मेरी खरीदी गई चीज़ों के बराबर हो, समझी तुम? सो यूँ सवाल जवाब मत करो मुझसे। जितना पूछूंगा उतना जवाब दोगी, ये बात याद रखना। वो इसकी जानिब पलटते सख्त लहजे में बोला था। इसकी बात सुन हीरा का चेहरा धुआं धुआं हुआ, यानी वो एक बार फिर से इसे रुस्वा कर चुकी थी। सच्चाई बयान क्यों नहीं करते खान फासिक कि ये दिल नहीं लग रहा हीरा के बगैर? यहाँ तूफान बरपा हुआ है मेरे जाने के बाद। सब क्यों नहीं बोलते काश खान फासिक, काश तुम मुझे ना ढूंढ पाते और कल मैं किसी दरिंदे के हाथों की कठपुतली बन जाती। वह नफ़रत से इसे देखती बोली। इसका लहजा जहर उगल रहा था। जमील ने झटके से गाड़ी रोकते अपना रुख इसकी जानिब किया और इसके घने लंबे बालों को मुट्ठी में जकड़ा।
इसकी आंखों में खून सवार था। खबरदार, अगर तुम्हारी जुबान से इस किस्म की बकवास सुनी तो काट कर फेंक दूंगा इसे मैं। दिल नहीं है मेरे पास, पत्थर है, समझी तुम? और ऐसा कभी नहीं होता कि मैं जो चाहूँ इसे हासिल ना कर सकूँ, समझ गई? वो इसका चेहरा खुद के करीब करते बोला था। हीरा के मुंह से सिसकी निकली और फिर आंसू इसके हसीन चेहरे को भिगो गए, जबकि इसकी गर्म सांसों की लू देती तपिश पर हीरा इसे देखने लगी थी। इसकी आंखों में शिकवा था। वो इसे झटकता फिर से गाड़ी चलाने लगा था। गुस्सा हद से ज़्यादा था, इसलिए स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत हो गई, जबकि हीरा शीशे के साथ लगी बाहर होती बारिश देख रही थी। शायद आज मौसम इसके साथ गमगीन था। पानी की बूंदें इसे अपने गम की साथ ही लगी थी। बी अम्मा, एक बात पूछूं? वो बालों में तेल लगाती बी अम्मा की जानिब जाते हुए सोचों में गुम बोली। हाँ पूछो। बी अम्मा ने किन अखियों से इसे देखते, अस्पात में सर हिलाते साथ इजाज़त दी थी। ये विजदान की मम्मा ने क्या खाकर इसे पैदा किया था? बी अम्मा, जो ध्यान से इसकी बात सुन रही थी, इसकी अगली बात सुनकर बी अम्मा के हाथ से तेल नीचे ज़मीन पर गिर गया। उन्होंने घूर कर सनम को देखा था, जिस पर वो दांत दिखाने लगी। हालांकि मेरा इस वक्त दुनिया में नामो निशान ना था, मगर मैं बता सकती हूँ क्या खाया होगा उन्होंने। यकीनन करेले की सब्ज़ी, नीम का शरबत और दुनिया में मौजूद हर कड़वी चीज़। वो मुंह बनाते हुए बोली थी, इस बात से अनजान के पीछे पैंट की जेबों में हाथ डाले बड़ी दिलचस्पी से इसकी गौहर अफसानियाँ सुन रहा था वो। अच्छा, और क्या जानती हो तुम वजदान के बारे में? बी अम्मा, जो आज इसे डांटने वाली थी, वजदान को देख लब दबा कर बोली थी, जिस पर सनम आंखें घुमाकर रह गई। हर वक्त किसी फ्रीज़र में रखे बासी खाने की तरह सड़े ही रहते हैं ये नहीं कि इंसान अच्छे से बात कर ले। हुक्म चलाना आता है बस। क्यों मुझ पर हुक्म चलाते हैं? अल्लाह करके इन्हें ऐसी बीवी मिले जो रोज़ 5 छड़ियाँ सुबह और 5 शाम को लगाए। सनम हाथ पर हाथ मारते हंसकर बोली थी। बी अम्मा ने सर पर हाथ मारा और इसकी किस्मत पर अफसोस किया। इससे ज़्यादा तो इन्हें वजी की किस्मत पर अफसोस हुआ था। और क्या आना चाहिए मेरी बीवी को? वो संजीदा आवाज़ में बोला था। सनम की हंसी को ब्रेक लग गया। इसने आहिस्ता से पीछे मुड़कर देखा तो वजदान इसके सामने ही खड़ा था। आंखों में झट से मासूमियत लाई थी इसने। कॉफ़ी देकर जाओ मेरे कमरे में, वो हुक्म सादर करता अंदर चला गया, जबकि इसके बूटों की आवाज़ सनम को अपने कानों में सुनाई थी। साथ ही दिल ने रफ्तार पकड़ी थी। वो बी अम्मा की जानिब देखने लगी, जिनकी हंसी ही निराली थी। पैर पटकती वो किचन में चली गई। कुछ देर बाद वो डरते हुए कॉफ़ी देने गई। इसके हाथ कांप रहे थे। दरवाज़ा नॉक करते अंदर से कमीन की आवाज़ पर वो थूक निगलती अंदर चली गई थी। टेबल पर कॉफ़ी रखी और आहिस्ता से कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। दिल तेज़ी से धड़क रहा था कि कहीं इज्जत फसाई ना हो जाए। रुको, वो चेयर पर बैठा संजीदा आवाज़ में बोला था। इसकी आवाज़ में छुपे सर्दपन से सनम सहमती हुई वही रुक गई थी। वापस आओ। इसे वही खड़ा देख वो ज़रा सख्ती से बोला था, जिस पर सनम की धड़कनें बेकाबू हुई। वो कशमकश का शिकार होती पीछे की जाने पलटी थी, फिर इसकी चेयर के सामने खड़ी हो गई। जब वजदान ने हाथ बढ़ाकर इसकी नाजुक वजूद को खुद पर कराते हिसार कायम किया था। क्या मैंने इजाज़त दी थी तुम्हें यहाँ से जाने की? वो इसके बालों की लट को कान के पीछे ज़रा बेरहमी से अड़ेसते बोला कि सनम सिस कर रह गई। वजदान के चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट उड़ी थी। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो आंखों में मासूमियत भरे बोली। इसका रवा रवा काँप उठा। वजदान के सर्द हाथों का लिमस इसे अपनी कमर पर महसूस हुआ। वही इसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर पड़ती महसूस हो रही थी। जैसी बातें मुझे तुमसे करनी चाहिए कम अज़ कम वैसी तो नहीं कर रहा। वो आंखों में खुमार लिए बोला। इसकी नज़रें सनम के चेहरे पर टिकी हुई थी, जबकि इसकी बात पर सनम शदीद रह गई। वैसे तुम जानती हो सनम, हमारे दरमियान कैसी बातें होनी चाहिए? वो आहिस्ता से झुकते हुए इसके गाल को आहिस्ता से अपने लबों से छूकर बोला कि इसकी इस हरकत पर सनम की आंखें फैल गई थी। वो इसकी बेबाकी पर हैरान रह गई, बिल्कुल वैसी जैसी एक बेगम और शौहर में होनी चाहिए। वो इसके कान के करीब झुकते पुरतबश लमस छोड़ता बोला था। इसकी बात पर सनम के जिस्म में सरसराहट सी दौड़ गई थी। इसने वजदान के जानिब अचंभे से देखा था। ये क्या कह रहे हैं आप? वो हैरत से इसकी जानिब देखती हुई बोली थी।
नाजुक लब इसकी बात पर कपा उठे थे, जबकि वो बालों में हाथ दिए इसका चेहरा खुद के मज़ीद करीब कर गया था। दुरुस्त कह रहा हूँ मिसिस वजदान राजपूत, वो हौले से अपने लबों से इसके नाजुक होंठों को छूता बोला था, जिस पर वो कांप उठी थी। आंखें हैरत से फैल गई, कुछ समझ ही नहीं आया था। आई लाइक इट, तुम्हारी आंखों में जो मेरे लिए खौफ है ना, मुझे पसंद है। वो लफ्ज़ों में खमार भरे बोला। इसके लब सनम की गाल पर सबत हुए थे। वो कुछ लम्हे ऐसे ही ठहरा रहा। कमरे में मायनी खेज खामोशी थी, जबकि सनम की सांसें तेज़ तर हो गई थी। जाओ पीएमआ से तफसील हासिल करो, वो इसे खुद के शिकंजे से रहाई देता बोला था। सनम सहमते हुए वहाँ से फ़ौरन गायब हुई थी। वो बालों में उंगलियां फंसा कर रह गया था। कल वाली झांसे की रानी, महरोज़ ने तंजिया कहते अफान का ध्यान इस जानिब मबसूल किया। वो जो पहले ही बेजार भरा बैठा था, महरोज़ ने जल्दी पर तेल का काम किया था। वो उठा और चलता हुआ इनकी चेयर के सामने चेयर घसीट कर बैठ गया था। गर्दन एक साइड पर किए इसके हर नुक्श का जायज़ा ले रहा था। लीज़ा और अफरा ने एक दूसरे की जानिब देखा। लीज़ा बगैर कुछ बोले गहरा सांस हवा के सबूत करती वहाँ से जाने लगी, जब इसकी कड़कती आवाज़ ने इन्हें वहीं रोक दिया। अब भागने का क्या फ़ायदा लड़की, अब तो अफान की नज़रों में आ गई हो तुम। हंसी आती है मुझे तुम पर, कैसे बचोगी तुम अफान राजपूत के ताप से। वो तंजिया हंसते टांग पर टांग चढ़ाते हुए बोला था। लीज़ा का चेहरा आखिर हवा हुआ। वहीं इफ्रा ने फिक्रमंदी से इसे देखा था। यही हंसी तुम्हें नहीं लगता तुम्हें खुद पर आनी चाहिए? दूसरों पर नज़र रखते हो, कहीं पहरेदार तो नहीं? वो किस तरह तो खुद की तौहीन बर्दाश्त कर सकती थी। तभी सीने पर हाथ बांधी अगले इंसान की बुनियादें हिलाती बोली थी। अफान ने दांत कचकाए। दूसरी बार लीज़ा ने इसकी आना पर वार किया था। लड़की, ज़ुबान संभाल कर बात करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये ना हो तुम्हारी चलती ज़ुबान तुम्हें इस यूनिवर्सिटी से बाहर धकेल दे। वो उंगली उठाकर तैश के आलम में करचदार आवाज़ के साथ बोला कि एक पल को लीज़ा यूनिवर्सिटी से निकाले जाने पर सन्नाटों की जद में आ गई। पहले ही मोमानी मुश्किल से पढ़ने देती थी, ऐसे में अगर कोई शिकायत कर जाती तो न जाने इसके साथ क्या सलूक किया जाता। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम अफान से लड़ सको। ये ना हो इसी चक्कर में किसी को मुँह दिखाने के काबिल ना रहो। वो शदीद गुस्से में घुराया था। अपनी आना पर वार कहाँ बर्दाश्त था इसे। कैंटीन में बैठे लोग बड़ी दिलचस्पी से यह मंजर देख रहे थे। लीज़ा का चेहरा सुर्ख हुआ था। वो बगैर कुछ बोले एक नज़र अफान को देखती वहाँ से चली गई। अगर वो किसी अमीर घराने में पैदा हुई होती तो अफान का वो हाल करती कि सारी यूनिवर्सिटी देखती, मगर गरीबी कभी कभी हमारी ज़ुबान पर भी कफल लगा दिया करती है। डॉक्टर नैन कहाँ हैं? वो एक नर्स से पूछ रहा था। नज़रें बेचैनी से इसके चेहरे के दीदार के लिए तड़प रही थी। डॉक्टर तो छुट्टी पर है, वो 2 दिन से हॉस्पिटल नहीं आई। नर्स इसे देखती डरते हुए बोली थी। इस दिन नैन और इसमें होने वाली गुफ्तगू वो अच्छे से सुन चुकी थी। एड्रेस क्या है इनका? वो धीमी आवाज़ में बोला, मगर इसके लफ्ज़ों में कुछ तो था कि नर्स से बोला ही ना क्या। वो कैसे बताती कि नैन ने मना किया था कि इसका एड्रेस किसी को ना दिया जाए। सुना नहीं तुमने? कुछ पूछ रहा हूँ मैं। महावीर दांत पीसते हुए बोला तो नर्स ने जल्दी से इसे एड्रेस बता दिया, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराया। वो वहाँ से सीधा एक मोहल्ले की जानिब गया था। छोटे घरों में वो घर इसे नज़र आ गया जिसकी इसे तलाश थी। इसके साथ इस वक्त राजू था, जो खामोशी से चल रहा था इसकी हिफाजत के लिए। इसने संजीदगी से दरवाज़ा खटखटाया था। कुछ देर बाद ही दरवाज़ा खुल गया। नैन सामने से देख हैरान रह गई। इसने सोचा ना था कि वो यहाँ भी आ पहुँचेगा। चेहरा सुर्ख पड़ने लगा था जबकि वो अंदर दाखिल हो गया। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वो तकरीबन चीखती हुई बोली थी। मरहम लगवाने आया हूँ। जितनी बुलंद आवाज़ नैन की थी, इतनी ही धीमी और सुकून अमेज़ आवाज़ में महावीर ने इसे जवाब दिया था। मुझे नहीं लगाना, समझे तुम? जाओ बाहर निकलो यहाँ से। मैं यहाँ कोई डॉक्टर नहीं हूँ। पहले ही वो खौफ की वजह से इस घर में मुकीम थी। हर पल इसे खौफ सताए रखता था, और अब ये एक नई मुसीबत। इसने बाहर की जानिब उंगली की इशारा किया था। देख, मेरे को कुछ नहीं सुनना, चल सीधी बात पे आता है। मुझको तेरे से मोहब्बत हो गई है। और क्या बोलते हैं इसे? हाँ, लव।
मुझे तेरे से लव हो गया है, ज़्यादा भाव ना खा और शादी रचा ले मुझसे। महावीर इसे देखते बोला। महावीर के चेहरे पर खुशी झलक रही थी, जबकि नैन इसकी हंसी बातें सुन सदमे में थी। वो तो इसकी जुबान सुनकर भी शौक में थी। किस तरह वो बात कर रहा था, वो गुंडा ही लगा था। शट अप, जस्ट शट अप। समझते क्या हो खुद को? यूँ रोज़ रोज़ मेरे पास अपने जख्म लेकर आओगे तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा? वो मेरा फ़र्ज़ है, समझे तुम जैसे मुवाली से मैं हरगिज़ शादी नहीं करूँगी। अब निकलो यहाँ से, वरना पुलिस को फ़ोन कर दूँगी। नैन चीख कर बोली थी। इसका बस नहीं चल रहा था। पास पड़ी ईंट उठाकर इसके सर पर दे मारे। सफ़ेद चेहरा पल में सुर्ख हुआ था। अबे मुझको समझती क्या है? कब से तेरी चिड़ सुने जा रहा हूँ। मैं ऐसे कैसे शादी नहीं करेगी मुझसे? और गुंडा किसको बोली? डॉन है मैं। एक इशारा और सारे मौत के घाट उतर जाते हैं। वो इसे उंगली दिखाता हुआ बोला। कब से वो नाजुक लड़की इसकी बेइज्जती ही किए जा रही थी, जिसे हर दुश्मन खैर खाता था। डॉन, शेर की खाल ओढ़ लेने से कुत्ता शेर नहीं बन जाता। बिल्कुल इसी तरह महंगे कपड़े पहन लेने से तुम हाई क्लास नहीं बन जाओगे, समझे? तुम रहोगे तुम सड़क छाप ही। अपनी जुबान देखो। डरते होंगे बड़े बड़े लोग तुमसे, मगर अफसोस मैं नहीं डरती। अब निकलो यहाँ से। वो इसे नाजुक हाथ से धक्का देते हुए बोली थी। महावीर के सब्र की इंतहा हुई थी। इसने गुस्से से मुट्ठियाँ भीजी थी। देख, 3 दिन का वक्त देता हूँ तुझको, मैं आराम से मान जा, वरना बुरा तो मैं पहले ही बहुत हूँ। वो आंखों में तेज लिए बोला था। नैन की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। वो वहाँ से चला गया, जबकि नैन फ़ौरन अंदर की जानिब भागी थी। बाबा, कुछ नहीं हुआ। वो बाहर एक फ़कीर था, खामखा ही अंदर घुसा आ रहा था। मैंने भी खूब बातें सुनाकर इसे बाहर भेज दिया। वो बेड पर लेटे अपने बाबा को समझाते हुए बोली, जो आंखें इशारे से इसे पूछ रहे थे। इनकी हालत देखकर नैन का दिल फटने लगता था। ना वो बोल सकते थे, ना चल सकते थे। इस दर्द भरी दुनिया में वो अकेले ही ऐसे थे जो नैन का सहारा थे, और वो भी ऐसी हालत को पहुंच गए थे। बाबा, मैं कसम खाती हूँ, जिसकी वजह से ये सब हुआ, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। जिस राज के लिए आपने अपनी ये हालत कर ली, वो हमेशा मेरे सीने में दफन रहेगा, जब तक कि कोई काबिल भरोसा इंसान ना मिल जाए। वो अपने बाबा के हाथों में अपना हाथ लेती बोली थी। इसके आंखों से आंसू गिर कर इसके हाथ पर गिरे थे, और इनके सामने कमज़ोर नहीं बनना चाहती थी, ना ही रोना चाहती थी। मगर वो क्या करती इन जख्मों का जो इसके वजूद पर लगे थे, जो अभी तक चुभन का शिकार थे, जिनकी मरहम वो खुद नहीं कर पा रही थी। जारी है। सो गाइस, आई होप कि आपको नावल की एपिसोड पसंद आई हो। हमने अच्छे से वॉइस ओवर करने की कोशिश की, अगली मरतबा और अच्छे से करेंगे। दोबारा से कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपकी राइटर अरीबा अफजल।